सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर एसी एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईआईटी 2024। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इंटरनेट पे बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। ज़्यादातर लोगों ने यूट्यूब पर सोल्यूशन जो किया है वो इसको स्किप कर दिया है, पता नहीं क्यों। बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज रियली डिफिकल्ट एंड इट नीड्स सम कॉम्प्लेक्स अप्रोच। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करना हमारा मेन टारगेट नहीं होगा। हमें जानना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करने की जो इसके पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है, जो हमारे क्लास 12th में जो बेसिक सीरीज पैरेलल जो एसी सर्किट्स हुआ करती थी उसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, वो आपको अगर जानना अगर आता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन तो है इसमें, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं आईआईटी के हिसाब से तो थोड़ा डिफिकल्ट है एंड ऐसा क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन जी एडवांस दिस ईयर। सो इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको सिमिलर क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो मैं एक अप्रोच से करूँगा। इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में ऐसा कराया जाता है, जो कि किसी नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से करते हैं। तो आप देखते हैं एक सिमिलर क्वेश्चन, फिर मैं लास्ट में ये क्वेश्चन आपको जरूर करके दिखाऊंगा सेम अप्रोच से। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बचपन में हम लोगों ने सीखा है क्लास 12 में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर मान लीजिए हमारे पास है कोई एलसीआर सर्किट है। ऐसा सीरीज सर्किट है, इसकी कुछ सिग्नल लेते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी से समथिंग। इसमें करंट जाएगी आई। अब ये सीरीज में है तो बहुत इजी होता है, इसमें जो जो करंट जाएगी वो सब में सेम जाएगी। तो अगर हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं तो हमें पता है कि रियल इधर है और इमेजिनरी इधर होता है। ठीक है, जो फेजर डायग्राम होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर इसका इम्पिडेंस को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसा कर सकते हैं रियल प्लस माइनस इमेजिनरी, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसको इमेजिनरी एक्सिस पकड़ूँ, इसको रियल एक्सिस पकड़ूँ, तो इस तरफ होगा वोल्टेज अक्रॉस आर, मतलब आर लिख सकता हूँ। इधर मैं एक्सएल लिखता हूँ, इधर मैं एक्स लिखता हूँ। जनरली इस तरह ही होता है। अगर इसको मैं इम्पिडेंस के फॉर्म में लिखूँ, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह एक्ट करेगा, तो इसमें जो रियल पार्ट होगा वो आर होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो एक्स जे एक्सएल होगा और एक होगा जे एक्स सी। ठीक है, एक्स सी जेड के नेगेटिव एक्सिस में है, जे के जे इज नंबर इमेजिनरी नंबर, जे मीन्स रूट वन। ठीक है, ये सेटअप है। तो इसको मैं अगर सजा लूँ थोड़ा सा, तो आर इक्वल टू जे कॉमन चला जाएगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी, इस तरह हमारा इम्पिडेंस आ जाएगा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह दिख रहा है। इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट अवेलेबल है और इस तरह ही लिखते हैं जनरली। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब अगर मान लो क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें करंट और जो वोल्टेज है वो सेम फेज में है, मतलब ये रेजोनेंस है। अब करंट और वोल्टेज सेम फेज का मतलब क्या है, पहले आप करंट निकालोगे तो वो क्या निकालोगे, वी बाई जेड। करंट और वोल्टेज को सेम फेज में होने का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका फेज डिफरेंस निकालूं टेन फाइव क्या होता है, अगर फेज डिफरेंस निकालूं तो अगर ये मान लीजिए जेड है और ये अगर फाई है, तो क्या होगा दिस बाई दिस, मतलब एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। और ये पार्ट क्या था, इमेजिनरी पार्ट था ना, देखो ध्यान से यहाँ पे। तो अगर फेज डिफरेंस जीरो होना है, मतलब ये पोर्शन जीरो होना है, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब हम जे एक्सएल माइनस एक्सी टेंस टू जीरो हो। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में अगर करंट और वोल्टेज को सेम फेज में होना है, तो जो उसका एम्पिडेंस होता है, उस एम्पिडेंस का जो इमेजिनरी पोर्शन है उसको वैनिश होना पड़ेगा। इम्पिडेंस हमेशा रियल होता है अगर रेजोनेंस या सेम फेज हो रहा है, तो इससे सर्किट प्योरली रेजिस्टिव रिएक्ट करती है ना। तो इसका इम्पिडेंस का जो रियल पार्ट है वो एग्जिस्ट करेगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो वैनिश होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि कोई भी करंट अगर वोल्टेज सेम फेज में है, तो जो इम्पिडेंस का फैक्टर है उसमें जो रियल पार्ट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए और जो इमेजिनरी पोर्शन है उसको हम जीरो करेंगे, तभी वो पॉसिबल है। और अगर मान लो पूछा जाता है कि इसमें जो ये करंट और वोल्टेज 90 डिग्री फेज में है, तो 90 फेज मतलब क्या इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब मुझे यहाँ पे रियल पार्ट को जीरो होना पड़ेगा। अगर 90 डिग्री फेज होता है तो उसमें रियल पार्ट को वैनिश होना पड़ता है, नॉट इमेजिनरी पार्ट। और अगर सेम फेज में है तो इम्पिडेंस का इमेजिनरी पार्ट को वैनिश होना पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ से इजीली वेरीफाई कर सकते हो इस फॉर्मूले से। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं आई इक्वल टू वी बाई जेड, का मतलब मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखता हूँ आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, जो ये है इमेजिनरी नंबर। तो अगर मुझे आई और वी को सेम फेज में करना, जो इम्पिडेंस है ये इम्पिडेंस, इस इम्पिडेंस का जो इमेजिनरी पार्ट है उसको होना पड़ेगा जीरो। इसका मतलब एक्सएल माइनस एक्सी शुड बी जीरो। सो एक्सएल इक्वल टू एक्सी, और यहाँ सॉल्व करते हैं। एक्सएल मैंने ओमेगा एल होता है, एक्सी मीन्स वन बाई ओमेगा सी, सॉल्व करोगे ओमेगा इक्वल टू वन बाई रूट ओवर एल सी, ऐसा आपने सीखा होगा क्लास 12 में। ठीक है, इसको फेजर मेथड या कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम दूसरा सवाल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये सवाल है कि एक सिग्नल है
और यहाँ पे हमने एक लगा दिया है इंडक्टर, यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने एक कैपेसिटर, यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने एक रेजिस्टर, ठीक। और यहाँ पे एक सिग्नल दे दिया है वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से करंट जा रही है आई, जो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होगी, सॉरी I1, I2, I3, ठीक। अब हमें फिर से क्वेश्चन बोला गया है कि अंडर रेजोनेंस कंडीशन कि ये जो I है वो V के साथ सेम फेज में हो। तो अगर I V के साथ सेम फेज में है तो मुझे पहले I निकालना पड़ेगा, और I के एक्सप्रेशन में जो Z होगा उस Z का जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको जीरो करने से हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सबसे पहले हम I निकाले कैसे, तो I निकालने के लिए हमें पूरा सर्किट का नेट Z पता करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम ऐसा अप्रोच करेंगे कि ये एक बॉक्स है जिसकी वैल्यू है Z1, ये एक बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे, इसकी वैल्यू है Z2, ये एक बॉक्स है इसका नाम Z3। हमें मालूम है जो Z3 है वो R है, जो Z2 है वो माइनस JXC है। अभी सीखे हम लोगों ने कि XC जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, उसको हमेशा इमेजिनरी नंबर में माइनस JXC लिखते हैं, और Z1 जो है वो प्लस JXL होता है। ये हो गई, ठीक है। बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने Z1, Z2, Z3। अब हम इसका नेट निकालेंगे तो जस्ट नॉर्मल सॉल्व करेंगे, जैसा होता है 1 बाई जेड नेट इक्वल टू 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3, जिसमें Z3 जो रियल पार्ट है, बाकी दोनों इमेजिनरी हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो बेटर होगा। तो ये होगा Z1, Z2, Z3, ये हो जाएगा Z2, Z3, ये हो जाएगा Z1, Z3, ये हो जाएगा Z1, Z2, राइट, ओके। क्योंकि हमें इम्पिडेंस का मतलब है, तो Z नेट कितना हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा Z1, Z2, Z3 डिवाइडेड बाई Z2, Z3, Z1, Z3, Z1, Z2, राइट। ये हो गया। अब अगर मैं Z नेट निकल चुका, अब मेरे को क्या चाहिए, करंट और वोल्टेज सेम है, करंट का एक्सप्रेशन निकलना क्या होगा, V बाई Z नेट। अब हमें मालूम है कि अगर करंट और वोल्टेज को सेम फेज में होना तो जो Z नेट है इसका जो इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी ऑफ Z नेट, वो क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो हमें पहले Z नेट निकालते हैं, उसका इमेजिनरी पार्ट को जीरो करते हैं। तो फॉर्मूला तो ऑलरेडी है, Z1, Z2, Z3, यानी वो ऑलरेडी द रिलेशन Z1 है JXL, Z2 है माइनस JXC, और Z3 है R डिवाइडेड बाई Z2, Z3, Z2, Z3, Z2, Z3 माइनस JRXC। उसके बाद है Z1, Z3, Z1, Z3, मतलब हो गया JRXL। उसके बाद है Z1, Z2, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस माइनस, और J इंटू J स्क्वायर माइनस मतलब अपने प्लस हो जाएगा, ये प्लस XL XC, ओके। ये हो गई अपनी इम्पीडेंस, ये हो गई अपनी इम्पीडेंस। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। J इंटू J माइनस 1 और 1, ये प्लस हो जाएगा XL XC R। नीचे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें से देखूं, ये दोनों में इमेजिनरी है, इसको कॉमन ले लेता हूं मैं, J कॉमन ले लूं, JR कॉमन ले लेता हूँ, तो वो बचेगा XL माइनस XC प्लस XL XC, ओके। अब ये Z का जो एक्सप्रेशन है इसमें ध्यान से देखिए, ये पार्ट तो रियल है, ये पार्ट भी रियल है, ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर मुझे करंट और वोल्टेज को सेम फेज में करना है तो जो Z का इमेजिनरी पोर्शन होता है उसको वैनिश करना पड़ता है, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में जीरो फेज में हमेशा इम्पीडेंस रियल होना चाहिए, रेजिस्टिव पार्ट होना चाहिए, ना कि वो इमेजिनरी होना चाहिए। तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसको जीरो करता हूँ तो XL माइनस XC इंटू R, ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये पूरा इमेजिनरी का पार्ट है, इसका मतलब R तो जीरो हो नहीं सकता। तो XL इक्वल टू XC, देखो यहाँ से भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC आ गई, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पैरेलल सर्किट का भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट वोल्टेज जब होता है, जब ILC होता है, जनरली यही होता है, क्योंकि मेन करंट और मेन वोल्टेज का फेज सेम है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं कि I3 जो है वो इसके साथ सेम फेज में है। अगर मैं ऐसा बोलता कि जो I3 है वो वोल्टेज का सेम फेज में है, तो मुझे I3 का एक्सप्रेशन निकालना पड़ता। वो कितना होता, बहुत सिंपल है। I3 का एक्सप्रेशन क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई Z3, ठीक। अब V क्या है, सिंस दे आर ऑल पैरेलल टू द सप्लाई, तो V की जगह सीधा यही सेम वोल्टेज होते, बहुत आसान हो जाएगा। Z3 में है क्या, Z3 में तो सीधा आ रही है, तो ये हो ही, मतलब क्या ही बोलिए, ऑलरेडी सेम फेज में ही है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात, इसका मेन पार्ट है ही नहीं। तो इस तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे जो हम लोगों ने दिया था, वो था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द सर्किट डायग्राम एज शोन इन द फिगर, द सोर्स हैज अ वोल्टेज दिस, बोथ द रजिस्टर A and B have the same resistance, the capacitor and the inductor have capacitance, inductor and blah blah, for some frequency omega, certain initial charge in the capacitor, the current through the resistor A and A, देखो करंट थ्रू द रजिस्टर A, यहाँ का जो करंट है
वो सोर्स वोल्टेज के साथ फेज में है। अगर ऐसा बोलता है ना कि इसका जो नेट करंट है वो नेट वोल्टेज के सेम फेज में है, तब तो फिर आंसर यही हो जाता 1/√LC। लेकिन इन लोगों ने बोल के रखा है कि इस ब्रांच की जो करंट है वो इस ब्रांच के वोल्टेज से सेम है। इसका मतलब मुझे इस ब्रांच की करंट निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ दिस वोल्टेज। फिर उसमें जो जेड आएगा उस जेड का जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको वैनिश करके हम ओमेगा निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें तो पहले सर्किट के जेड नेट निकालनी पड़ेगी, तभी मुझे आई नेट मिलेगा। एक बार आई नेट मिलेगा तो मैं इसको डिवाइड करके आई ए पता कर लूंगा। आई ए के एक्सप्रेशन में जो भी इम्पिडेंस होगा उस इम्पिडेंस का जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसको मैं जीरो कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सेम फेज बोला। अगर 90 पार्ट बोलते तो रियल पार्ट जीरो करता है, ठीक है। चलो करते हैं इसको, थोड़ा कैलकुलेशन होगा लेकिन कुछ करते हैं। इसको हम थोड़ा यहाँ बना लेते हैं। तो इसको थोड़ा हम ऐसे बना सकते हैं कि हम लोग को ऐसे बना के हैबिट हो गया ना, ऐसे बना लेते हैं। और कैसा थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये ए और सी ये सीरीज में है, ए और सी सीरीज में है, तो यहाँ पे एक रजिस्टर बना लेते हैं, एक कैपेसिटर बना लेते हैं। ये आर ये सी, इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, इसका नाम Z1 दे देते हैं, ठीक है। बेटर होगा क्योंकि एक सिंगल ब्रांच को हम एक इम्पिडेंस बना सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, हाँ एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक और रजिस्टर है आई थिंक, है ना। हाँ मतलब ये वाला पोर्शन देखो इसके साथ पैरेलल में ही है, तो यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ। और ये एल है, तो बस रीअरेंज कर रहे हैं भाई और कुछ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे मान लेता है एक इंडक्टर है। ये है सेटअप, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है इसका नाम Z2 देते हैं और इस पोर्शन का नाम Z3 देते हैं, इस बॉक्स का नाम। अब तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं। जो Z3 है वो JXL होगी, जो Z2 है वो R होगी, जो Z1 है वो R माइनस JXC होगी, क्योंकि उसमें R और C है, ठीक है। ऐसा हमने लिख दिया तीनों को इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें क्या करना है, हमें पहले इतना पता है कि हमें यहाँ से अगर I करंट जाएगी तो वो डिवाइड होगी I1 और I2 में, और फिर यहाँ से I1 जाएगी। हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो I1 है वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में है। इसका मतलब मुझे I1 निकालनी पड़ेगी। अब I1 निकालू कैसे, बहुत सारे तरीका निकालने का। सबसे आसान तरीका क्या है कि करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं कि जो I1 इंटू Z1 है क्या वही I2 इंटू Z2 है, क्योंकि दोनों ये पूरा सर्किट पैरेलल में है। और क्या इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब Z1 Z2 बाई Z1 प्लस Z2, ये कॉम्बिनेशन को अगर मैं I से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मुझे सेम वोल्टेज ही मिलेगा, आई इंटू दिस पूरा वो रेजिस्टेंस। अब ये फॉर्मूला यूज करके अगर यहाँ पे हमें I1 निकालना तो मैं इसके साथ इसको इक्वेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नेट आई निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा I इंटू Z1 Z2 बाई Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई Z1। तो बस इसको इसको इक्वेट किया और यहाँ से I1 निकाला, Z1 कट गया, तो क्या बच गया I Z2 बाई Z1 प्लस Z2, ये होगी I1। लेकिन मुझे अभी I नहीं पता, तो हमें नेक्स्ट I निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे I1 को इन टर्म्स ऑफ V ले जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि I और V सेम फेज में। तो मैं क्या करता हूँ I निकालता हूँ। I क्या होगा भाई, नेट V बाई नेट Z। अब नेट Z का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज नेट Z। अब जो नेट Z होगा सर्किट का वो बहुत सिंपल है, वो इन दोनों का पैरेलल फिर उसका सीरीज, मतलब ऐसा Z1 Z2 बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो V बाई, इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो Z1 प्लस Z2 LCM जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, यहाँ पुट कर देते हैं। Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, सही किया, बिल्कुल सही किया। और ऊपर हो गया Z1 प्लस Z2। अच्छा ये हो गया अपना I। अब हम लोग I1 निकाल लेते हैं वापस। I1 क्या था हमारा, ये एक्सप्रेशन था I इंटू दिस, तो I का मतलब तो ये है V Z1 Z2। और लोग सोच रहे हैं क्या है ये, लेकिन बहुत आसान है ये, बस थोड़ा सा हाथ जल्दी चलना चाहिए। Z3 ये हो गई, अब ये I की जगह आ गई, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा एक्सप्रेशन था, बस भाई Z1 प्लस Z2। अब देखो दोस्तों घबराना नहीं, ये देखो ये मर गया इसके साथ। तो अपना जो V आया, आ चुका है I1। I1 ही क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि I1 इज इन फेज विद V।
तो ये ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन Z2 तो रियल है, इसको छोड़ ही दो, ये रियल है ना। देखो Z2 आ रहा है तो इसको लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इम्पिडेंस का जो पोर्शन है ये, इसमें हमें इसको सॉल्व करके इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं आप, ये वाला पोर्शन को, ये इसको भी ले सकते हैं लेकिन रियल पार्ट है तो क्या इसको लो, हमें इससे मतलब, इसको मतलब है डिनोमिनेटर को। तो इसको देखते हैं, न्यूमरेटर तो रियल है ही, डिनोमिनेटर देखते हैं। Z1 Z2, व्हाट इज Z1? सब वैल्यू लिखी हुई है दोस्त, बस मल्टीप्लाई करना। Z1 R माइनस JXC, व्हाट इज Z2 R प्लस व्हाट इज Z1 अगेन, Z1 अगेन इज R माइनस JXC, वाओ। व्हाट इज Z3? Z3 इज JXL, ठीक है। उसके बाद आता है Z2 Z3, Z2 Z3 मीन्स JRXL, ये हो गई इम्पिडेंस का लोअर पोर्शन सॉल्व करना। इसको जीरो नहीं बैठाता ना, इसका इमेजिनरी पार्ट सिर्फ जीरो बैठेगा ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, R इंटू आर, आर स्क्वायर है, माइनस JRXC प्लस J इंटू आर माने प्लस JRXL होगा ना। ये इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस और प्लस माइनस, लेकिन J है तो प्लस हो जाएगा वापस, JXCXL प्लस JRXL इक्वल टू, जीरो नहीं बैठाना है, इसका इमेजिनरी पार्ट बैठाना है। इसमें इमेजिनरी पार्ट बना, ये तो रियल पार्ट है, इसको छोड़ दो, ये रियल पार्ट है, इसको छोड़ दो। इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लो, इन तीनों को एक बॉक्स में लो। तो J को जैसे अच्छा JRXL और J से 2JRXL, तो 2JRXL और ये हो गया माइनस JRXC, ये हो गई हमारी इमेजिनरी पार्ट, हो गई ना। इसमें J आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच गया, JR कॉमन ले लो ना, 2XL माइनस XC इक्वल टू 0। हम इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देंगे। जैसे इमेजिनरी पार्ट को जीरो किया तो 2XL इक्वल टू XC मतलब 2 ओमेगा L इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर निकाल लूँ तो 1 बाई 2LC, सो ओमेगा निकालूँ तो रूट ओवर 2LC का, हाँ ये हो गई हमारी आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम इसके ऑप्शन नंबर 1 पे जा सकते हैं। समझ में आ गया? आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया। और कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने बिल्ड किया कि कोई भी दूसरा सवाल हम इस मेथड से कर सकते हैं। सिर्फ ये सवाल सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं, ये तो कोई भी यूट्यूबर कर ही देगा, ठीक है। लेकिन मेन जो है यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट, मैंने आपके क्लास 12 के बेसिक वाले भी दिखाया है, पैरेलल सर्किट भी करके दिखाया और ये IIT के क्वेश्चन भी करके दिखा दिया। ओके दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो ज़्यादातर यूट्यूब पे नहीं हो, ठीक है। जो है वही पढ़ा के कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो चलो दोस्तों, हो गया। अच्छा, सब याद रखिए, अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है तो सपोर्ट इंडियन आर्मी। और कोई भी ऐसा न्यूज, फेक न्यूज शेयर ना करें, कोई भी बिना कुछ वेरीफाई किए कोई भी फोटो को हम लोग डाउनलोड या अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलवेज सपोर्ट इंडियन आर्मी एंड इंडिया। थैंक यू।